ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। अपने टॉपिक का नाम है ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती। मोस्टली प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो एक ही क्रीम प्रश्न बनता है इसके अंदर वेराइटीज़ का, कि ड्राई फार्मिंग के अंदर सूखे एरिया के अंदर कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी बुआई की जाती है, या इसके प्रकार में से प्रश्न आता है, ठीक, या इसके इंस्टीट्यूट में से हर हालात में प्रश्न आता है। 2019 में जेट के अंदर ड्राई फार्मिंग के अंदर से इंस्टीट्यूट पूछा गया था, ठीक है, इसलिए ये मेन टॉपिक है अपना। अपने बात करें शुष्क खेती की तो इसके अंदर 4 मोस्टली इंस्टीट्यूट आते हैं। 4 मोस्टली इंस्टीट्यूट कौन कौन से है? एक नंबर की अपने बात करें इक्री सेट, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इक्री सेट। सर कहां पे है? इक्री सेट की अगर बात की जाए तो हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद 1972 के अंदर क्या हुआ था, इसकी स्थापना मुख्यतः हुई थी। अपनी बात कर रहे हैं जो ड्राई फार्मिंग है इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट काम आते हैं, जो इंस्टीट्यूट इसके अंदर सर्वे करते हैं, इस इंस्टीट्यूट इसके अंदर जो वर्क करते हैं, ड्राई फार्मिंग का निरीक्षण करते हैं, वो मुख्यतः 4 प्रकार के इंस्टीट्यूट है। मैंने एक नंबर बताया इक्री सेट का कहाँ पे है, ये स्थापना इसकी 1972 और एस्टेब्लिश माने तो हैदराबाद। इसके बाद में अपनी बात करें तो 2 नंबर आता है इकार्डा। सर ये कहां पे है? इकार्डा जो है ये है एलिपो सीरिया के अंदर इसकी स्थापना जो है 1976 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1976 के अंदर। मैं बात कर रहा हूं इकार्डा की, यानी एलिपो सीरिया 1976। इसके बाद में 3 नंबर आता है क्रीडा, CRIDA, यानी क्रीडा की बात करूं तो ये भी कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद। और स्थापना इसकी माने तो 1985 के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985, ठीक है। मोस्ट आता है लास्ट एंड फाइनल राजस्थान का काजरी, CAZRI, यानी काजरी, नाम इसका काजरी है, ठीक। बात करें काजरी की तो कहां पे है? जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर के अंदर 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अपने बात कर रहे हैं इक्री सेट की। इक्री सेट यानी हैदराबाद 1972, ठीक। इकार्डा की बात करें एलिपो सीरिया यानी 1976 के अंदर, ठीक। क्रीडा की बात करें तो हैदराबाद 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें काजरी की तो ये आया था 2019 के अंदर जेट में। कंपटीशन लेवल्स में जितने भी एग्जाम होते हैं ड्राई फार्मिंग के इंस्टीट्यूट मोस्टली पूछे जाते हैं। यानी काजरी की बात करें तो कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अपने इक्री सेट हो गया, इकार्डा हो गया एलिपो सीरिया 1976 के अंदर, क्रीडा हो गया हैदराबाद के अंदर 1985। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात की जाए ना तो ये तो हो गया मोस्टली इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी बात करें कि जो ड्राई फार्मिंग है वो कितने प्रकार की होती है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग, यानी शुष्क खेती का वर्गीकरण देखें तो 1 नंबर की अगर बात की जाए तो ड्राई फार्मिंग, 1 नंबर ड्राई फार्मिंग। सर 2 नंबर की बात करें ड्राई लैंड फार्मिंग,
अपने 3 नंबर की बात करें तो रेन फीड फार्मिंग, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग, यानी शुष्क खेती जो है वो 3 प्रकार की होती है मोस्टली। 1 नंबर की बात करूं तो ड्राई फार्मिंग, 2 नंबर की बात की जाए ड्राई लैंड फार्मिंग, 3 नंबर की बात की जाए रेन फीड फार्मिंग। अब इसमें होता क्या है, 750 mm बारिश जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, यानी 750 से कम। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सर ये कम का निशान है या ज्यादा का। सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है ये, और एग्जाम में 1-2 ऐसे ऑप्शन सिस्टम आता है कि ऐसे लगा के छोड़ देते हैं वो तो, और अपनी हो जाती है दिक्कत कि इसमें से कम कौन सा है और कम ज्यादा कौन सा है। जैसे सोइल में बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से आते हैं, और ये भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो स्पष्ट ऐसे आएगा कि ड्राई फार्मिंग के अंदर जो वर्षा होती है वो कितने mm होती है। तो जो ये mm जो वर्ड है ये ऐसे या ऐसे भी हो सकता है। तो कम 750 से कम बारिश जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग। अब देखो हमेशा ऐसे निशान कम ये ज्यादा, यानी बुक जो होती है अपनी, अपने सामने कभी भी बुक रखो तो बुक को अपने ऐसे ओपन करते हैं, किधर भी साइड चले जाओ बुक को ऐसे ही ओपन किया जाता है, कहीं भी कर लो ओपन ऐसे ही होती है। जो बुक ओपन हो रही है ना वो हमेशा कम, यानी अपने ऐसे पेज निकालते हैं, निकालते जाएंगे तो वो पेज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये एक माध्यम से अपने ट्रिक को हिसाब से याद रख सकते हैं। एग्जाम में बैठे होते हैं पेपर को हमेशा ऐसे ही खोलते हैं, भले कि किसी साइड में बैठे हो, अपने किसी दिशा में बैठे हो, पेपर को ऐसे ही ओपन किया जाता है। इस तरीके से जो ओपन होता है ना मुंह पेपर का वो हमेशा कम होता है, यानी जब पेज अपने पीछे निकालते हैं तो कम होएगा। स्पष्ट रूप से अपने को इस ट्रिक पे अपने माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। यानी कम का निशान बुक को ओपन करना क्या कहलाता है, कम, या पीछे की साइड जो बच जाएगी वो ज्यादा का निशान होता है। अपने बात कर रहे हैं जो फार्मिंग है उनके टाइप की, तो ड्राई फार्मिंग मैंने बता दी 750 mm से कम। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं तो 750 से लेके 1150 mm तक जो बारिश होती है वो किसके अंदर आती है, ड्राई लैंड फार्मिंग में आती है। किस में आती है, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कि जी रेन फीड फार्मिंग सर कितने, 1150 mm से अधिक। अब अधिक का निशान सर ये लो जी ऐसे, कम ये हो गया, ज्यादा ये हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग देखें तो जो ड्राई फार्मिंग है 750 mm से कम वर्षा होती है ना उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपने ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, 750 से 1150 mm तक क्या कहलाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। और रेन फीड फार्मिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, 1150 mm से अधिक जो होती है वो कहलाती है रेन फीड फार्मिंग। जहां पे इसको एक नाम से और जानते हैं, जहां पे ज्यादा वर्षा वाला स्थान क्या कहलाता है, रेन फीड फार्मिंग कहलाता है। जहां पे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है उस क्षेत्र को अपने क्या कह सकते हैं कि रेन फीड फार्मिंग है। अगर वहां पे अपने खेती कर रहे हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है, रेन फीड फार्मिंग कह सकते हैं। इसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन के बाद में अपने एक आता है जैसे ड्राई फार्मिंग के प्रिंसिपल, ड्राई फार्मिंग प्रिंसिपल मैं बात कर रहा हूं कि इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं क्या क्या मानते हैं अपने। जब अपने सूखे एरिया के अंदर यानी ड्राई अगर एरियाज के अंदर अपने खेती करें तब क्या की जाती है, जो पौधों की संख्या है, जो पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखते हैं। क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक, अब बात करें ड्राई फार्मिंग में सीड रेट की। अगर सीड रेट अपने ड्राई फार्मिंग, अब देखो जहाँ पे पानी की कमी है, जिस एरिया के अंदर पानी की कमी है तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि या तो अपने ये कर लें कि जी
जहाँ पे 40 किलो बीज डाल रहे हैं वहाँ पे अपने 50 किलो डाल दें, तब सर क्या होगा, 50 किलो डालेंगे तो हो सकता है, अगर 40 डालें तो हो सकता है उसमें से 50% ग्रो अपने क्या कर सकते हैं, उसको डबल कर दें या उससे थोड़ी सी इंक्रीजिंग कर दें। उससे क्या होगा, जो इंक्रीजिंग की है वो अपने प्लांट हो सकते हैं वो उग जाएं। अगर 10 किलो एक्स्ट्रा डाला तो हो सकता है वही ग्रो हो। इसके बाद में सर प्लांट कम क्यों रखे जाते हैं, कम इसलिए रखे जाते हैं कि जी ज़्यादा मात्रा में अगर बाई द वे उग भी जाए तो उनको ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जो ड्राई फार्मिंग के अंदर जो खेती है वो खराब हो जाएगी। इसलिए अपने को 10 से 15% जो प्लांट्स है वो उखाड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, सीड रेट जो होती है वो 10 से 15% ज़्यादा डाली जाती है। सर ऐसे कैसे, दोनों में कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। यानी अपने अगर शुष्क खेती करने जा रहे हैं, शुष्क एरिया है वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे जो सीड रेट है उसको क्या करना है, अपने को 10 से 15% अधिक डालना है। अधिक डालेंगे तो हो सकता है प्लांट बढ़िया तरीके से उग जाएंगे। फिर भी अपने को ये लगे कि प्लांट्स ज़्यादा है और पानी की मात्रा अपने को कम मिल रही है, तो अपने क्या कर सकते हैं, 10 से 15% है प्लांट्स को अपने बाहर निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इन ड्राई फार्मिंग का ये दोनों बहुत मोस्टली प्रिंसिपल है। ये प्रश्न आया हुआ है एक बार एग्जाम के अंदर कि बताइए शुष्क खेती के अंदर सीड रेट को कितने % ज़्यादा या कम रखा जाता है। सबसे पहले तो बात करें, सीड रेट हमेशा शुष्क एरिया के अंदर क्या रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। दूसरी बात करूँ तो 10 से 15% इंक्रीजिंग अपने को सीड रेट के अंदर करनी चाहिए। इसके बाद में प्लांट, इसके अंदर अपने बात करें छोटे छोटे टॉपिकों की। अब देखो क्लासिफिकेशन तो हो ही गया, क्लासिफिकेशन के बाद में छोटे छोटे टॉपिक आते हैं इसके अंदर, तो वो समझा रहा हूँ मैं बात करूं, एक वर्ड सुना होगा सर, सुना तो है, वाष्पोत्सर्जन। समझ गए क्या होता है? जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन तो इसको कहते हैं, जो भूमि है अपनी, भूमि से, साधारण भाषा में समझा रहा हूं न कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग, भूमि से पानी का वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है जी, वाष्पीकरण कहलाता है। यानी भूमि से पानी का वायुमंडल में जाना वाष्पीकरण कहलाता है। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी ये डेफिनेशन में एक बार थोड़ा सा अपने बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, करेक्शन कर रहा हूँ मैं छोटी सी। अपने जो ये डेफिनेशन है इसकी बात करें, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। 2 नंबर की मैं बात करूं तो बात आती है वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है सर? वाष्पोत्सर्जन की बात करूं तो जो पौधे हैं अपने, सीधी भाषा में बता देता हूं, पौधों की पत्तियों से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी मैं बात करूं वाष्पीकरण की, वर्ड आ जाए वाष्पीकरण, देखो डेफिनेशन प्रश्न बनते हैं स्पष्ट रूप से आ जाए, पौधों की पत्तियों से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? नीचे वर्ड आता है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसके बाद में अपने 2 नंबर की बात करें तो एक वर्ड आता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, भूमि प्लस पौधों दोनों से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करें कोई मोस्ट नोट्स की, तो 60 से 70%
वर्षा का पानी वाष्पीकरण हो जाता है, यानी जितना भूमि को लेना है वो ले लेती है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पानी पड़ा है कितने परसेंट, 60 से 70%, यानी बारिश का अपने बात करें बारिश की, तो वर्षा जो रेन होती है, रेन होने के बाद में जो 60 से 70% क्या हो जाता है, पानी वाष्पीकरण हो जाता है सूर्य की विकिरण के कारण। अपने वर्डों की बात करिए, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, यानी भूमि प्लस पौधों दोनों से क्या लेना, जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद में अपने नोट लगा के एक और मोस्ट बात करूं, जो अपने प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं अपनी मेटाबॉलिजिक क्रियाओं के अंदर, यानी जो अपने उपापचय जो क्रियाएं हैं प्लांट की, उसके अंदर 99% क्या करते हैं, जो जल है उसको अपने अंदर लेके वापस क्या कर देते हैं, वाष्पीकरण कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, वाष्पीकरण नहीं, क्या कर देते हैं, 99% पानी क्या है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या निकल जाता है, पौधे से बाहर निकल जाता है। पीछे बचा 1% पानी या जल पौधे अपने क्रियात्मक कार्य में काम लेते हैं। कंप्लीट साधारण भाषा में बताता हूँ, जो अपने प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो 99% पानी अपना ले 100% पानी का एब्जॉर्ब करते हैं, तभी वो क्या है, जीवित रह पाते हैं। स्पष्ट बात। इसमें पहली कंडीशन देखी जाए तो जो 99% है वो क्या कर देते हैं, पत्तियों के माध्यम से पानी बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में जो 1% बचा वो क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिजिक क्रियाएं पूरी करने के लिए प्लांट्स अपने काम में ले लेता है। यानी स्पष्ट प्रश्न आ सकता है कि बताइए प्लांट्स अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए कितने % पानी का यूज करता है, तो 99 पे लिखा आएगा, क्या आएगा, 99। 1% भी लिखा आएगा, तो ऑप्शन से किसका होगा, 1% वाला सही होगा। यानी 99% क्या करता है, बाहर निकालता है, न कि काम लेता है। पानी जो काम लेता है प्लांट वो सिर्फ 1% ही लेता है। इसके बाद में इन कंडीशनों से बचने के लिए, यानी इस कंडीशन से बचने के लिए वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में प्लांट्स का होए, ठीक, इस माध्यम से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, प्लांट्स को कुछ रसायनों से या कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा कंट्रोल करते हैं कि अपने जो प्लांट्स हैं उसका वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होए। तो वो मैं बता रहा हूं। जो वाष्पोत्सर्जन बताया था मैंने, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एक नाम आता है एंटी ट्रांसपिरेंट। ये क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपिरेंट क्या होते हैं, ये पौधे के अंदर अपने कोई रसायन डाल दें या किसी चीज की परत बना दें, उससे क्या हो जाएगा, अब सपोज दैट अपनी चमड़ी के ऊपर कुछ लगा देंगे, जो अपने जो पानी की मात्रा जो बाहर आ रही है वो रुक जाएगी ना। इसी प्रकार प्लांट्स को क्या किया जाता है, पत्तियों पे या फ्रूट्स पे या अन्य वेजिटेबल्स पे ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जिससे क्या हो, वाष्पोत्सर्जन कम हो या पानी की मात्रा बाहर निकले ना। तो उन जो वर्डों को या जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड को क्या कहा जाता है, एंटी ट्रांसपिरेंट कहा जाता है। अब सर एंटी ट्रांसपिरेंट होते कौन कौन से, एक नंबर की बात करूं तो एक नंबर आता है स्टोमेटा बंद करने वाले, स्टोमेटा बंद करने वाले, यानी जो प्लांट्स है उसका स्टोमेटा बंद कर देता है। इसमें नाम आता है एक एट्राजीन। ये उदाहरण पूछे जाते हैं, एक बार प्रश्न आया था एमएससी के अंदर कि स्टोमेटा बंद करने वाला निम्न में से कौन सा रसायन है, एट्राजीन। दूसरी बात करें एब्सिस, एबीए, ठीक। इसके बाद में फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, सॉरी मिथाइल मर्क्यूरिक एसिड,
ये तीन जो हैं वो क्या हैं, स्टोमेटा बंद करने वाले हैं। यानी एट्राजिन हो गया, एबी हो गया और मिथाइल मर्क्यूरिक एसिड हो गया। तो एंटी ट्रांसपीरियट में पहला देखा था अपने स्टोमेटा। दूसरी बात करूं तो पत्ती पर आवरण बनाने वाले, यानी अपने जो पत्तियों पे डाल दें प्लांट्स की तो उस पे क्या हो जाएगा, आवरण बन जाएगा। आवरण बना लेगा तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी। अपने बात कर रहे हैं 2 नंबर पत्ती पर आवरण बनाने वाले। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक होता है मोम, कौन सा, मोम। एक होता है हेक्सा डेकेनोल, यानी हेक्साडेकेनोल। इसके बाद में अगर बात करूं तो अपने बात कर सकते हैं तेल, जैसे अपने कोई फ्रूट्स हैं या अन्य कोई वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर तेल लगा दो या मोम लगा दो या हेक्साडेकेनोल लगाने से क्या हो जाएगा, पत्ती पर आवरण बन जाएगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी। इसके बाद में जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद 3 नंबर की अगर बात करूं तो परावर्तित करने वाले, परावर्तित करने वाले, यानी जो सनलाइट आती है प्लांट्स में अगर अपने डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो किरण आई वो डायरेक्ट निकल जाएगी, यानी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी, यानी परावर्तित करने वाले। इसके अंदर आता है परावर्तित के अंदर केओलिन 0.5%, सॉरी 5%। अब मैं बात करूं परावर्तित करने वालों की तो जो वर्ड आता है एग्जाम्पल के रूप में, ये एग्जाम्पल है बेटा सारे, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक, ये भी एग्जाम्पल है किसका, ये स्टोमेटा बंद करने वाले में से है। 1 नंबर एट्राजिन, 2 नंबर एबी है, 3 नंबर मिथाइल, ये सॉरी फिनाइल है, क्या ये फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ठीक। कई बार क्या होता है बोला कुछ जाता है लिखा कुछ जाता है, तो आप ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अगर बताऊं तो उस चीज को करेक्शन में लेके सही कर लेना। फिर बात करते हैं बड़े पत्ती पर आवरण बनाने वाले मोम और हेक्साडेकेनोल और तेल, ठीक। इसके बाद में बात करूं परावर्तित करने वाले तो केओलिन आता है। इसके बाद में अगर बात करें अपने वृद्धि अवरोधक, अब यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार मैं 4 नंबर वृद्धि अवरोधक। अगर वृद्धि अवरोधक की बात करें इसके अंदर आता है, नाम आता है साइकोसेल, कौन सा, साइकोसेल, यानी ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है ये साइकोसेल, वृद्धि अवरोधक। यानी ये क्या कर देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, तो जो जल की मात्रा है वो कंट्रोल हो जाती है। वृद्धि अवरोधक साइकोसेल, एग्जाम्पल है साइकोसेल। तो ये तो हो गया जी एंटी ट्रांसपीरियंट का टॉपिक कंप्लीट, यानी अपने वाष्पोत्सर्जन जो है उसको कम करने के माध्यम से ये चीज अपने यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोमेटा में बंद करने वाले एट्राजिन हो गया, एबीए हो गया और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पत्ती पर आवरण बनाने वाले मोम हो गया, हेक्साडेकेनोल हो गया और तेल हो गया। परावर्तित करने वालों में से एक ही आता है एग्जाम्पल केओलिन, और वृद्धि अवरोधक में एक आता है साइकोसेल। तो अपने जो ये वाष्पोत्सर्जन की कंडीशन थी ये पढ़ ली थी। इसके बाद में इसके अंदर आता है एक वाटर शेड नाम आता है इस टॉपिक के अंदर, यानी टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं किसके अंदर, इसके अंदर। इसके बाद में अपने देखेंगे वाटर शेड कितने प्रकार के होते हैं, यानी अपने बात कर रहे हैं जल ग्रहण का वर्गीकरण, जल ग्रहण का वर्गीकरण। 1 नंबर की बात करें, सॉरी ये टॉपिक है अपना जल ग्रहण का वर्गीकरण। 1 नंबर की बात करूं इसका नाम आता है एक माइक्रो वाटर शेड, ठीक। 2 नंबर की बात करें तो मिनी वाटर शेड, मिनी वाटर शेड, ये हो गया माइक्रो वाटर शेड।
इसके बाद में बात करूं तो 3 नंबर की बात करें मिली, कौन सा, मिली वाटर सेट। इसके बाद में बात करूं 4 नंबर की सब मिली वाटर सेड। सर 4 प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। यानी जल ग्रहण या वाटर सेड की अपनी बात करें तो वाटर सेड जो है ये 4 प्रकार के। वाटर सेड क्यों बनाते हैं? यानी जो अपने ड्राई फार्मिंग पढ़ रहे हैं, ठीक, ड्राई फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं, अपने कोई जल है जो उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, यानी बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर लिया, उस इकट्ठे पानी को क्या कर सकते हैं, अपने धीरे धीरे अपनी फसल के अंदर काम में ले सकते हैं। इसलिए जो वाटर सेट बनाए जाते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के मोस्टली। 1 नंबर की बात करूं माइक्रो वाटर सेट, 2 नंबर की बात करूं मिनी माइक्रो सेट, 3 नंबर कौन सा है, मिली, और 4 नंबर है सब मिली। अब सर इसका एरिया बताओ। जो माइक्रो है उसका होता है 100 से 1000 हेक्टेयर, यानी माइक्रो का 100 से 1000 हेक्टेयर के अंदर पानी लगा सकता है। ये इतना पानी इसके अंदर आता है। ये मात्रा किसकी है? यानी 100 से 1000 हेक्टेयर के अंदर पानी लगा सकता है। कौन सा? माइक्रो। 2 नंबर की बात करें अपने मिली की, ठीक, सॉरी मिनी की अगर बात की जाए तो 1 से 100 हेक्टेयर पानी अपने इसके माध्यम से लगा सकते हैं। 1 से 100 हेक्टेयर मतलब अपने इतना हेक्टेयर के अंदर इससे अपने क्या कर सकते हैं, जल अपने सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें मिली की, मिली की अगर बात की जाए 1000 से 10,000 हेक्टेयर। इसके बाद में बात करूं सब मिली की तो 1000 से 50,000 प्रति हेक्टेयर। 1000 से 50,000 हेक्टेयर, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं किसकी? जल ग्रहण की। माइक्रो में 100 से 1000 हेक्टेयर, मिनी में 1 से 100 पर हेक्टेयर, मिली के अंदर 1000 से 10,000, और सब मिली में देखें तो लास्ट एंड फाइनल 1000 से 50,000 क्या कर सकते हैं, अपने प्रति हेक्टेयर अपने जल को लगा सकते हैं। नोट डाल के एक लाइन लिखनी है अपने को। क्या लिखनी है? नोट डालो। जो अपना जो वाटर शेड है उस वाटर शेड को क्या कहते हैं? वाटर शेड। वाटर शेड को एक नाम से जाना जाता है जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया कहते हैं। यानी अपने बात करें जल ग्रहण की, जल ग्रहण में अगर वाटर शेड देखा जाए तो इसका दूसरा नाम है जियो हाइड्रोलॉजिकल भी कहते हैं। किसको? वाटर शेड की बात कर रहा हूं, जियो हाइड्रोलॉजिकल भी कहते हैं। समझ में आ गई? यानी इसका दूसरा नाम लिया जाता है कौन सा? जियो हाइड्रोलॉजिकल भी कहा जाता है। इसके बाद में अपने बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की। महत्वपूर्ण बिंदु यानी टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है मोस्टली। यानी ड्राई फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक। इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपने बात करें, अपने बात कर ली थी वाटर शेड की। इसके बाद में अपने महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखें तो छोटी छोटी बातें करेंगे अपने, जो मोस्ट ड्राई फार्मिंग में छोटे छोटे टॉपिक रह गए और उनकी बातें करेंगे मोस्ट कौन कौन सी है। 1 नंबर की मैं बात करूं तो योजना, भारत में लिखो, भारत में योजना आयोग के आधार पर 15 जलवायु खंड हैं। यानी अपने सीधी बात कर लें, जलवायु खंड कितने हैं भारत के अंदर? तो 15 जलवायु खंड है। इसके बाद में अपने बात करें आईसीआर के आधार पे, 2 नंबर टॉपिक की बात करूं, आईसीएआर के आधार पर 131 सदस्यीय जलवायु खंड है,
ठीक। मैं बात कर रहा हूँ भारत में योजना आयोग के आधार पे 15 जलवायु खंड है। इसके बाद में आईसीआर के आधार पर बात करूँ तो 131 सस्ते जलवायु खंड है। इसके बाद में अपने बात करें राजस्थान की, सर पता है अपने को तो राजस्थान में 10 जलवायु खंड हैं। कितने हैं? 10 जलवायु खंड मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक। मैं बात कर रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु भारत में योजना आयोग के आधार पे 15 आईसीआर के ऊपर, ये देखो जी 15 भारत के अंदर आईसीआर के आधार पे देखें तो 131, और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में देखें तो 10 जलवायु खंड है। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट छोटे छोटे बिंदुओं की ओर, तो और लिखेंगे अपने अपने बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। शुष्क खेती में अपने बात करें 1 नंबर की, शुष्क खेती में, ठीक, शुष्क खेती में देखें तो जो उर्वरक है, अपने शुष्क खेती में बात कर रहा हूं मैं, जो उर्वरक है इनकी मात्रा कम रखी जाती है। क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। 1 नंबर बात, शुष्क खेती में उर्वरकों की मात्रा क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं कि जी अपने बात करें भारत में पारिस्थितिक जोन कितने हैं, तो जो पारिस्थितिकी जोन पूछे जाएं तो 20 हैं। अब यहाँ पे एक डाटा बना देता हूँ। भारत में सस्य जलवायु खंड कितने? 15। राजस्थान में सस्य जलवायु कितने? 10। और आईसीआर के माध्यम से अगर पूछा जाए तो 131। पारिस्थितिकी जोन पूछे जाए तो 20। अब बात कर रहे हैं अपने शुष्क खेती की। जो शुष्क खेती अपनी है राजस्थान में शुष्क खेती तो 62% जो एरिया है उस पे क्या हो रही है? शुष्क खेती की जा रही है। यानी राजस्थान की अगर बात करूं, राजस्थान में अगर शुष्क खेती की बात की जाए तो 62% क्या है? शुष्क एरिया पे खेती की जाती है। इसके बाद में अपनी बात करें भारत में बात करें, भारत में कुल, ठीक है, भारत में कुल खाद्यान्न का 40 से 42% भाग शुष्क खेती से प्राप्त होता है। ठीक, मोस्टली समझ में आ गई। ये देखो मोस्ट इफेक्ट हैं, मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं। शुष्क खेती में उर्वरकों की मात्रा आधी या कम रखी जाती है। इसके बाद में बात करें भारत में पारिस्थितिकी जोन की तो 20 है। राजस्थान में शुष्क खेती कितनी है? 62% एरिया में की जाती है। भारत में कुल खाद्यान्न का 40 से 42% भाग कहां से पैदा होता है? शुष्क खेती से प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करें जो टोटल अनाज है, अनाज की अगर बात की जाए, जो टोटल अनाज है उसका 75% शुष्क खेती से प्राप्त होता है। शुष्क खेती से प्राप्त होता है। समझ में आ गई लाइन? यानी अपने बात कर रहे हैं अनाज की अगर टोटल की बात की जाए तो 75% जो अपने को प्रोडक्शन है वो कहां से मिल रहा है? शुष्क खेती से मिल रहा है। और कुल खाद्यान्न का माना जाए 42% तो शुष्क खेती से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद में ये तो मोस्टली हो गया। इसके बाद में अपने बात करें तिलहन फसल की, तो तिलहन के अंदर देखें तो शुष्क खेती से 80% जो है वो कहां से पैदा होता है? शुष्क खेती से।
अपने बात करें तिलहन फसलों की, अगर तिलहन फसलों की अगर बात की जाए तो कितने परसेंट शुष्क खेती से मिलता है अपने को? 80% शुष्क खेती से मिलता है। अपने बात करें अगर मोटे अनाजों की बात की जाए तो जो 90% जो है वो अपने को कहाँ से मिलते हैं? शुष्क खेती से मिलते हैं। अपने बात कर रहे हैं शुष्क खेती की, तो मोस्ट इफेक्ट्स जो टॉपिक हैं वो देख रहा हूं मैं। तिलहन की बात करें 80% शुष्क खेती से प्राप्त होता है। मोटे अनाज देखें तो 90% जो है शुष्क खेती से प्राप्त होता है। इसके बाद में अपने जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक डाटा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको कि जी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी क्रॉप मुख्यतः 1 नंबर पे है, मुख्यतः बाने को। तो बात करने वाले अपने राजस्थान की। अपने बात करें राजस्थान में उपयुक्त फसल, तो सबसे पहले नाम आता है गवार का। ठीक। 2 नंबर पर बात करें दलहन फसल, माने कि जी राजस्थान में दलहन फसल, तो मोट, कौन सा? मोट। ठीक। इसके बाद में अपने बात करें तिलहन फसल की, तो बात करें तिलहन की तो तारा मीरा, कौन सा? तारा मीरा। इसके बाद में अपने बात करें खाद्यान्न फसलों की, अगर बात की जाए खाद्यान्न फसलों की, तो इसमें आता है बाजरा का प्रमुख स्थान। ठीक। अपने बात कर रहे हैं जी राजस्थान की। ठीक सर, राजस्थान की कर रहे हो आप, और इम्पोर्टेंट बहुत है ये सारणी, ये ध्यान दे लेना। ठीक। अपने बात करें राजस्थान में उपयुक्त फसल, गवार को माना जाता है। अगर दलहन के अंदर देखें फसल को तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन मोट का आता है। तिलहन फसलों में सबसे पहले तारामीरा का स्थान आता है। मुख्यतः फसलें हैं ये, यानी प्रमुख फसलें हैं ये। इसके बाद खाद्यान्न फसलों की अगर बात की जाए तो बाजरा को प्रमुखतः उगाया जाता है और बाजरा का प्रथम स्थान आता है। इसके बाद में अपने अगर बात करें एक और छोटी सी लाइन की, राजस्थान में वर्षा के आधार पर 5 जलवायु खंड है। कितने हैं? 5 जलवायु खंड, यानी राजस्थान में वर्षा के आधार पर देखा जाए तो 5 जलवायु खंड मुख्यतः होते हैं। ठीक। नोट लगा के लिख लेना ये लाइन, और इस लाइनों को तो मोस्टली याद करना ही है आपको। ठीक है, यानी अपने नोट डाल के राजस्थान में वर्षा के आधार पर 5 जलवायु खंड होते हैं। ठीक। इसके बाद में अपने बात करें 1 नंबर की कि सूखा किसको कहते हैं, यानी ड्रोट किसको कहा जाता है? DRUGHT, यानी ड्रोट किसको कहा जाता है? इसको मैं समझा देता हूँ सीधी सी भाषा में। 75% कम वर्षा वाले स्थान को सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जहाँ पे 75% से कम वर्षा होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ड्रोट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें सूखा की बात कर ली, एक होता है भयंकर सूखा। क्या होता है? भयंकर सूखा। भयंकर नाम आता है ना जहाँ पे भयंकर, वहाँ पे क्या होता है? 50% से कम वर्षा वाला स्थान क्या कहलाता है? भयंकर सूखा स्थान कहलाता है। अपने बात कर रहे हैं सूखा की, यानी ड्रोट की। ड्रोट किसको बोलेंगे? 75% से कम वर्षा हो रही है उसको स्थान को क्या बोलेंगे? सूखा बोलेंगे। और जो भयंकर सूखा यानी सर्वाइवल ड्रोट किसको बोलेंगे? 50% से कम वर्षा हो रही है ना उस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? भयंकर सूखा बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आराम से नोट्स बनाइए, कंप्लीट बढ़िया तरीके से आप स्टडी करिए
और एग्ज़ाम बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं है। नोट्स आप बढ़िया तरीके से कवर करोगे तो एग्ज़ाम भी बढ़िया होगा। जय जवान जय किसान।